नमस्कार दोस्तों आज ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स कई लोगों को लग रहा था कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिजल्ट आएगी उसके अंदर रेपो रेट को जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरबीआई ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि जनरली क्या है कि जब भी इन्फ्लेशन भागता है, स्पेशली अभी तो आप देख ही रहे हो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम भागे हैं, वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस चल ही रहा है, तो यहां पर यही लग रहा था कि बढ़ेगा। आप देख पाएंगे खबर, RBI keeps policy rate unchanged at 5.25% for second time in row amid West Asia crisis। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहां पर बहुत से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। इनफैक्ट आरबीआई के द्वारा कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाया जाए ताकि रुपये को सपोर्ट मिल सके। तो फोकस किधर है आरबीआई का, आरबीआई क्या करना चाह रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें आपको अगले एक साल में पूरी जो तैयारी है यूपीएससी की, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कराई जाएगी। इसके अंदर यहां पर मेंटरशिप, 1-to-1 रिवीजन टेस्ट, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर बहुत कुछ मिलेगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर जो पैकेजेस हैं वो आप चूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में तो आप सब जानते हैं, हर 2 महीने में यहां पर मीटिंग होती है और इसका जो सबसे मेन पर्पस होता है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट, जो पॉलिसी रेट है, वो कितना रखा जाएगा। और वो उस नजर से रखा जाता है ताकि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यहां पर बैंड दिया गया, आप सब जानते हो कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। मतलब एवरेज जो है इन्फ्लेशन रेट 4% के आसपास होते रहना चाहिए। और उसी के हिसाब से ये जो 6 मेंबर की कमेटी है, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यहां पर डिसाइड होता है। अगर मान लो वोट एकदम इक्वल हो गया, 3:3 हो गया, तो यहां पर जो आरबीआई गवर्नर का वोट है वही मायने रखेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेपो रेट है उसको 5.25% ही रखा गया। अगेन थोड़ा सा इस चार्ट में आप देख सकते हो, जो कोविड का समय आया था उसके बाद यहां पर लगातार रेपो रेट को बढ़ाया गया था, 4% से 6.5% ले जाया गया था, फिर लंबे समय तक ये 6.5% था, फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लगातार इसको गिराया गया और अब ये पिछले कुछ समय से 5.25% पर रुका हुआ है। लेकिन चिंता की बात इस समय यह है कि अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे, जीडीपी ग्रोथ, यहां पर जो अनुमान है आरबीआई का, ये मैं बात कर रहा हूं 2026-27 की, ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2025-26 का जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसका आंकड़ा आज शाम को आएगा, इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पर जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, इसको लेकर आरबीआई ने पहले बोला था कि भारत का होगा 6.9%, लेकिन सिचुएशन काफी बदल गया, स्पेशली ईरान वॉर की वजह से अब इसको गिरा दिया गया है 6.6%। और जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो उल्टा बढ़ा दिया गया है, पहले था करीब 4.6%, अब ये हो गया है 5.1%। और आरबीआई ने अपना जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रखा है, मतलब आगे आने वाले समय में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अब क्वेश्चन ये कि इतना अनयूजुअल क्यों है, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। मेन पर्पस यही होता है बोरोइंग महंगी हो जाए, स्पेंडिंग लोग कम करें और ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। लेकिन अगर मान लो ग्रोथ रेट कम होती है, जैसे अभी एक ग्रोथ कम हुआ है, तो यहां पर आरबीआई रेपो रेट को क्या करती है, कम कर देती है ताकि लोग और ज्यादा बोरो करें, सस्ते दाम पर बोरो करें, इन्वेस्टमेंट करें, ग्रोथ को बूस्ट मिले। लेकिन आरबीआई के लिए इस समय बहुत दुविधा वाली सिचुएशन है। दुविधा वाली यह है कि यहां पर एक तरफ ग्रोथ रेट गिर रहा है और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, तो करे क्या, क्योंकि ग्रोथ गिरने के समय रेपो रेट को यहां पर क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के समय रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब सिचुएशन काफी डाइसी हो गई है कि क्या करा जाए। अब क्वेश्चन ये है कि रेपो रेट क्या है, ये तो आप सब जानती होंगे कि रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जहां पर बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट देते हैं उसी को रेपो रेट कहा जाता है। और अगर रेपो रेट बढ़ा तो यहां पर बैंक आपसे भी ज्यादा चार्ज करेगी, तो इसकी वजह से होम लोन के ऊपर एक्सपेंस ज्यादा होगा, कार लोन महंगा हो जाएगा, बिजनेस लोन महंगा होगा, डिमांड गिर जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और अगर रेपो रेट गिरता है तो यहां पर सब चीजें सस्ती होने लगती हैं, आप सस्ते दाम पर लोन
लोन लेने लगते हो, लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाता है। तो करंट रेपो रेट जो 5.25% है वो वही रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि आरबीआई ने ग्रोथ का फोरकास्ट क्यों कम कर दिया, 6.9% से गिराकर 6.6% क्यों किया? इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया में क्राइसिस, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया इसकी वजह से ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन, शिपिंग में डिसरप्शन, एनर्जी मार्केट अनसर्टेनिटी, तो इसकी वजह से क्या होता है, सब कुछ महंगा होने लगता है और अल्टीमेटली इसका सारा असर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है और ग्रोथ रेट हमारा कम हो जाता है। और दूसरा, हॉर्मुज का खतरा, क्योंकि अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल नहीं पाया है। हमारा 1/5 जो ऑयल है, मतलब पूरे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 1/5 वहां से आता है, भारत का भी ज्यादातर वहीं से आता है। तो वहां पर अगर डिस्ट्रप्शन होगा तो ऑयल की सप्लाई कम होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। अगेन हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो डॉलर वगैरह है, वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ है कि रूपी बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। 98 के पार चला गया था, ऐसा लग रहा था कि 100 चला जाएगा, लेकिन अब ये 95 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इससे भी बड़ा खतरा दोस्तों वो है मॉनसून का, क्योंकि यहां पर जो आईएमडी ने फिर से रिवाइज किया है और कहा है कि 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज ये हमारा मॉनसून रहने वाला है। इसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से समझाया है कि क्यों ये हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब मॉनसून कम होगा, क्योंकि ज्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड हमारे देश में वो काफी सारा मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी की वजह से जब बारिश कम होगी, यील्ड कम होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, एग्रीकल्चर को खतरा आएगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे आरबीआई ने दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, यहां पर 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया। और देखो इसमें अलग अलग तरीके से इंपैक्ट होता है। जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो पहला राउंड ऑफ इफेक्ट क्या होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे जो ऑलरेडी भारत के अंदर हो रखा है, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर तो कितना ज्यादा महंगा हो गया है। फिर दूसरा राउंड ऑफ इफेक्ट होता है इसका, दूसरा राउंड मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर तीसरा राउंड ऑफ इंपैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर, उसमें बिजनेसेस जो हैं वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जो वेजेस हैं वो यहाँ पर जो डिमांड है वो कम हो जाती हैं एंड इसकी वजह से ओवरऑल हमारे इकोनॉमी पर खतरा होता है और इसी को हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जो आइटम्स हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसका दाम अगर बढ़ गया और उससे जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि आरबीआई ने फिर रेपो रेट बढ़ाया क्यों नहीं जब इन्फ्लेशन इतना हो ही रहा था। देखो यहां पर आरबीआई का ये कहना है कि देखो हमारा जो फ्रेमवर्क है इन्फ्लेशन का वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या देखना है कि इन्फ्लेशन 4% से 2%, मतलब 4% के आसपास होना चाहिए, मतलब प्लस और माइनस 2% हो सकता है, 2% से लेकर 6% के बीच में। और अभी जो अनुमान है यहां पर इन्फ्लेशन का वो 5.1% है। तो आरबीआई का ऐसा सोचना है कि चलो एक काम करते हैं, इस बार अभी रुक जाते हैं। मान लो अगर 1-2-4 दिन में, एक हफ्ते में अगर यूएस ईरान का वॉर कम हो गया, रुक गया और यहां पर वापस से तेल आना स्टार्ट हो जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, तो हो सकता है वापस जो इन्फ्लेशन है वो 4% के करीब आ जाए। तो रादर देन इंक्रीजिंग द रेपो रेट एज ऑफ नाउ, यहां पर आरबीआई थोड़ा सा वेट कर रही है। और देखो आरबीआई का भी कहना है कि जो इन्फ्लेशन शॉक है वो थोड़ा सा टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो किसी भी प्रोडक्ट के दाम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उसको तो आरबीआई कंट्रोल कर सकती है रेपो रेट बढ़ाकर, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा लोग कम खर्च करना चाहेंगे क्योंकि बोरोइंग कम हो जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर कंट्रोल कर सकती है, बट जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, जैसे यहां पर ऑयल शॉक आया, वॉर हुआ, ड्राउट हुआ, तो यहां पर सप्लाई की कमी है ना, और सप्लाई की जब कमी है तो यहां पर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर कुछ खास कर नहीं पाएगी। और इसीलिए आरबीआई का यह कहना है कि ये अभी टेम्पररी है, वेस्ट एशिया में ये वॉर वगैरह खत्म हो जाएगा तो वापस से चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अच्छा, तो आरबीआई कर क्या रही है फिर, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आरबीआई बेसिकली ये कह रही है कि रादर देन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, हम चाहते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए, डॉलर ज्यादा आएगा तो रुपी को सपोर्ट मिलेगा और जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का वो यहां पर रुक जाएगा। और इसके लिए आरबीआई क्या कर रही है, एक तो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, उनको टैक्स कंसेशन दे रही है। इसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, जहां पर लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स होता है जिसमें 12.5% का रेट लगता है, टैक्स लगता है, सरकार लगाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर,
ऑल्दो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी लगता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं हटाया गया। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे उनको अब 12.5% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरा यहां पर आरबीआई क्या कर रही है, डॉलर लाने के लिए कई सारे कदम ले रही है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ फुल्ली एक्सेसिबल रूट। यहां पर क्या आरबीआई ने क्या किया है, ये सभी जो नए वाले बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे 15 साल के, 30 साल के, 40 साल के, यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया है दरवाजा कि आप जाओ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जितना खरीदना है, जैसे खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। तो इससे फॉरेन निवेशक और ज्यादा भारत के अंदर डॉलर लेकर आएंगे। दूसरा यहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो रूल्स है नॉन रेसिडेंट्स के लिए उसको आसान कर दिया है। मतलब जितने भी एनआरआईज हैं, ओवरसीज सिटीजन्स हैं, फॉरेन रेसिडेंट्स हैं, वो बहुत आसानी से भारत के फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो वो भी डॉलर लेकर आएंगे। और साथ ही साथ यहां पर आरबीआई ने एक और कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप का निर्णय लिया है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं हमारे देश में, जी उनके पास अगर डॉलर पड़ा हुआ है तो वो डॉलर वो आरबीआई को दे सकते हैं, आरबीआई उनके बदले में रुपी दे देगी और आगे चलकर इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। वही डॉलर आगे चलकर आरबीआई वापस से बैंक को दे देगी और बैंक जो है रुपी आरबीआई को दे देगी। तो इससे अगेन क्या होगा कि अगेन डॉलर वगैरह थोड़ा सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारे रुपी को सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कदम लिए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो भी आरबीआई इस समय कर रही है उसके बावजूद जो इकोनॉमिस्ट है वो काफी चिंताजनक स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि स्टैगफ्लेशन का खतरा हो सकता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ग्रोथ भी कम हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। ऑल्दो ये अभी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अभी आई नहीं है, लेकिन हाँ वार्निंग साइंस हैं, क्योंकि ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक है। लेट्स सी अब आगे होता क्या है, बट आई होप कि आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाता है तो इनमें से क्या क्या चीजें होती हैं मोस्ट प्रोबेबली, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से ही स्टडी आईक्यू पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 2027 हो, 28 हो, 29, हर एक के लिए अलग अलग बैच। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो तैयारी कराई जाती है, मेंटरशिप 1-to-1 आपको मिलता है, रिवीजन मिलता है, टेस्ट मिलता है, असेसमेंट, और एक प्रॉपर डैशबोर्ड है जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। यहां पर 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया है कमेंट सेक्शन, वहां पर जाइए, परचेस करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।